ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग घातांक एवं करणी को पढ़ेंगे, जिसे सर्ड एंड इंडिसेस के नाम से जाना जाता है। घातांक एवं करणी के सर्वप्रथम नियम को जानना होगा, इसके नियम क्या है। उसके बाद एक एक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे जो कंपटीशन में आजकल आ रहे हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोगों को इसमें मिलेंगे। तो हमारा आज का ये टॉपिक है घातांक एवं करणी, जिसमें पहला टॉपिक है घातांक, यानी कि इंडेक्स नंबर ये क्या है। तो इसकी परिभाषा हम लोग देंगे कि किसी संख्या पर लगाई गई घात को घातांक कहते हैं। अर्थात किसी भी रियल नंबर पर जब हम कोई पावर लगाते हैं तो उसको घातांक के नाम से जाना जाता है। जैसे 5 to the power 6, तो 5 हमारी संख्या है और इस पर घात के रूप में 6 को लगाया गया है, तो 6 यहां घातांक है। तो घातांक आप पहचान सकते हैं कि घातांक क्या है, कितना है। और दूसरी बात आती है घातांक का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इंडेक्स नंबर। तो घातांक का मानक रूप है a to the power x या a to the power n, जिसमें दो चीज आपको दिख रहा है, एक a दिख रहा है और एक n दिख रहा है। तो a को हम लोग बोलते हैं आधार अर्थात बेस, और n को बोलते हैं घातांक अर्थात घात। अर्थात किसी घातांक वाली संख्या में दो चीज होते हैं, एक बेस और एक पावर। तो आप आसानी से किसी भी घातांक वाली संख्या के बारे में बता सकते हैं। अब हमारा इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो समझने लायक है कि कोई भी आपसे पूछ दे या आपको क्वेश्चन लगाने के लिए इसको जरूरत भी पड़ेगी कि घातांक के नियम कितने होते हैं, अर्थात घातांक की नियम। तो ये देखा गया कि घातांक के 10 नियम बने हुए हैं, अर्थात आप कह सकते हैं कि घातांक के 10 नियम होते हैं। तो एक पॉइंट है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि बताइए घातांक के कितने नियम हैं, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं घातांक की 10 नियम है, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्लियर। अब घातांक के 10 नियम में हम एक एक नियम को जानेंगे। सबसे पहला नियम इसमें घातांक का है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि घातांक की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे हम लोगों को 5 में 5 से अगर 2 बार गुणा करना पड़े तो हम लोग लिखते हैं 5 गुणे 5। 3 बार गुणा करना पड़े तो हमको लिखना पड़ता है कि 5 गुणे 5 गुणे 5। 4 बार लिखना पड़े तो भी लिखते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। तो हम लोग एक निश्चित संख्या तक तो आराम से लिख लेते हैं, लेकिन वही 5 में अगर 12 बार 13 बार 20 बार गुणा करना पड़ जाए तो ये लिखना एक बॉन्डर हो जाता है। तो इसको जो है शार्ट में लिखने की आवश्यकता पड़ी, और इस आवश्यकता ने ही घातांक का जन्म दिया कि हम क्यों ना 5 5 20 बार गुणा न करके 5 के पावर में 20 लिख दें, और यहीं से उत्पन्न हुई घातांक वाली संख्या। जैसे अगर हमको a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू सो ऑन n बार लिखना पड़े, तो हम आज से इसको शार्ट में लिखेंगे a टू दी पावर n, जिसको घातांक का पहला नियम कहा गया। तो हमें आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा
फिर भी एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, जैसे 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 है, तो हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 6 टू द पावर 4। अब हमारा इसमें दूसरा नियम है। दूसरा नियम ये कहता है कि अगर किसी संख्या पर कोई पावर है, जैसे a टू द पावर x, और फिर किसी संख्या वही a टू द पावर y है, अर्थात दो घातांक वाली संख्या है जिसमें दोनों का बेस जो है सेम है लेकिन पावर जो है अलग अलग है। तो ऐसी संख्याओं का जब गुणा करते हैं हम लोग, तो ये रिजल्ट देता है कि बेस तो एक रह जाता है, दोनों को मिलाकर एक ही बेस लिखते हैं, लेकिन पावर को ऐड कर देते हैं x प्लस वाई। तो आप बेहिचक कर सकते हैं कि a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y इक्वल टू a टू द पावर x प्लस वाई। अर्थात बेस बराबर होने पर घातांक वाली संख्या की पावर जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं हम लोग इसका। जैसे एक एग्जाम्पल है कि यहाँ a टू द पावर 3 है इंटू a टू द पावर 11 है, तो हम इसका मीनिंग अब समझ सकते हैं। a टू द पावर 3 प्लस 11 14। आप कह सकते हैं कि a टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 11 इक्वल टू a टू द पावर 14। तो हम चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम हमारा कुछ इस तरह है कि a टू द पावर x डिवाइड b टू द पावर x। आप देख सकते हैं इसमें बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर जो है समान है, जबकि पिछले पॉइंट में बेस सेम था, पावर अलग था। तो इससे जब देखिएगा कि बेस अलग अलग है, पावर बराबर है, तो हमें दोनों बेस का मल्टीप्लिकेशन कर लेना है ab, और दोनों पावर के स्थान पर केवल एक पावर लगा देना है। ये हमारा है नियम नंबर 3। घातांक का तीसरा नियम हो गया कि जब दो घातांक वाली संख्याओं के बेस अलग अलग होते हैं और पावर समान होते हैं, तो दोनों के भाग करने पर उनके पावर जो है घट जाते हैं। जैसे a टू द पावर 6 डिवाइड a टू द पावर 2 है, तो 8 इस बेस को बदल रहा हूं, सॉरी, ये जो है 2 टू द पावर 6 है, तो हम सीधे जो है 8 टू या 16 टू द पावर 6 हम लिख सकते हैं। तो आशा है ये तीसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा कि बेस अलग अलग होने पर, पावर बराबर होने पर भाग करने के लिए हमें जो है दोनों बेस का गुणा करना पड़ता है और पावर में केवल एक पावर लगाकर छोड़ देते हैं। अब हमारा नियम नंबर 4 है। नियम नंबर 4 कुछ इस तरह है कि अगर किसी भी रियल नंबर पर 1 पावर लगाया जाए तो उसका मान सदैव 1 होता है, अर्थात a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। जैसे कोई पूछा कि 10 टू द पावर 0 का वैल्यू, तो 1। अब थोड़ा इसका प्रूफ मैं बताना चाहूंगा कि a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 आता कैसे। हम चाहें तो a इक्वल टू a लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम चाहें तो यहाँ पर इंटू 1 हम लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पक्षांतर के नियम के अनुसार ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर पर कुछ नहीं तो एक अपने आप ही पावर पहले से लगा हुआ रहता है। तो हम देख रहे हैं कि बेस बराबर है तो पावर जो है सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, अर्थात a टू द पावर 1 माइनस 1, अर्थात a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं a रियल नंबर होना चाहिए कोई भी, उसके पावर जब 0 हम करेंगे तो उसका मान आएगा 1। ये घातांक का चौथे नियम के नाम से जाना जाता है। तो आशा है ये सारे नियम आपको समझ में आ गए होंगे। 4 नियम मैं बताया, 4 नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग जो है 5वें नियम की तरफ चलते हैं। 5वां नियम हमारा कुछ इस तरह है कि अगर
करड़ी में a है, इसका पावर भी n है और इसके पावर में n फिर घात में लगा दिया जाए तो ये करणीगत संख्या जो है बाहर निकल कर आ जाती है a। अर्थात यदि करणी का पावर n हो और उस पर घात n लगा दिया जाए तो करणीगत संख्या बाहर निकल कर आ जाती है a पावर n घात n कर देने पर a इसमें से बाहर हो जाता है। जैसे √10 पावर 6 टू दी पावर 6 है तो इसका मान आप 10 बता सकते हैं। तो इस तरह से आप 5 नियम समझ गए घटांक के, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें समझने में। आप इसके 10 नियम जान लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आप सुटेबल ढंग से कर सकते हैं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, पुनः बताया जाएगा। आइए फिर आप देखते हैं हम लोग छठवां नियम। करणी घटांक का छठवां नियम कुछ इस प्रकार है, पावर m टू दी पावर n। आप देख सकते हैं a टू दी पावर m एक घातांक वाली संख्या है, ब्रैकेट क्लोज करके उस पर एक पावर लगाया गया है। तो इसका अर्थ ये होता है कि a टू दी पावर, ये दोनों जो है डिजिट जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, दोनों ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है m इंटू n। और ये आपका 7 नंबर नियम है, a टू दी पावर m टू दी पावर n, इसका वैल्यू हो जाता है a टू दी पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 6 टू दी पावर 3 के पावर 2 है, हम इसको बोलेंगे 6 टू दी पावर 6। हम इसके अगला नियम जान रहे हैं जो बहुत ही कंफ्यूज करता है, और ये 7 नंबर नियम और 8 नंबर नियम में बहुत ही बारीक डिफरेंस है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, नहीं तो इसमें समझने में दिक्कत आ जाती है, दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आते हैं। a टू दी पावर m टू दी पावर n, देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है। इसमें ब्रैकेट लगाकर पावर n लगाया गया है, इसमें बिना ब्रैकेट का पावर लगाया गया है। तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि a को ब्रैकेट में बंद कर देते हैं और पावर ज्यों का त्यों उसी तरफ बना ही रह जाता है। ये नियम नंबर 8 आपका है। अर्थात ब्रैकेट लगे होने पर दोनों पावर का गुणा हो जाता है, लेकिन ब्रैकेट नहीं लगे होने पर वो घात के रूप में ही बना रहता है। जैसे 6 टू दी पावर 3 के पावर 2 है तो 6 के पावर 3 के पावर 2 ही रहेगा। हम जानते हैं कि 3 के पावर 2 इक्वल टू 9 हो जाता है। तो आप दोनों में डिफरेंस को थोड़ा समझ लीजिएगा। ये 6 टू दी पावर 6 रहा, लेकिन ये 6 टू दी पावर 9 हो गया। तो दोनों में डिफरेंस समझ लीजिएगा आप लोग। अब हम चलते हैं 9 नंबर नियम की तरफ। 9 नंबर नियम जो घातांक का बना है, उसे जो है हम पावर को नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के नाम से जानते हैं। जैसे a टू दी पावर -x है, तो हमको जब इसको बटा में ले जाएंगे तो a टू दी पावर +6 हो जाता है। जैसे यहाँ पर 5 टू दी पावर -3 है, तो हमको इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा कि आखिर में वास्तव में है क्या। लेकिन जब इसका पावर को हम चेंज करेंगे 5 टू दी पावर +3, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 अर्थात 125 1/125। तो मैं आशा है नियम आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए लास्ट नियम को भी देख लें। 10 नियम। 10वां नियम में क्या है? 10वें नियम को हम लोग पावर ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पावर ट्रांसफर के नाम से। जैसे a टू दी पावर x इक्वल टू b है, तो जब हम इस पावर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा b टू दी पावर 1/x। इसे पावर ट्रांसफर के नाम से जानते हैं। जैसे x टू दी पावर 3 है और इधर 125 है, तो x इक्वल टू अगर आपसे पूछा जाए तो ये पावर ट्रांसफर हो जाएगा 125 पर 1/3। और 125 पर 1/3 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 5 टू दी पावर 3 टू दी पावर 1/3 होगा। 3 से 3 कट कर ये आ जाएगा आपका 5।
तो हमें आशा है ये घातांक के आप नियम समझ गए होंगे कि घातांक के नियम क्या है और कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। आपसे कोई भी पूछे कि घातांक क्या है, तो कहेंगे किसी भी वास्तविक संख्या पर लगाए गए घात को घातांक कहते हैं। घातांक जो है, घातांक के कितने नियम बनाए गए हैं, तो घातांक के टोटल 10 नियम बने हैं जो एक एक करके आपने सीखा। उन 10 नियमों को एक बार अपने से कॉपी पर लिखिएगा, देखिएगा और उसे ध्यान से सीखिएगा। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर में अगला पॉइंट क्या है। कुछ अगला पॉइंट इस तरह है, करणी। करणी क्या होती है, जिसको शर्ट हम लोग बोलते हैं। करणी का डेफिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट इसके बारे में क्लियर जानते नहीं है, भले ही क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो आइए करणी का डेफिनेशन मैं बता रहा हूं। जैसे हम लोग कोई पूछते आपसे कि 9 का मान बताइए, √17 का मान बताइए, √8 का मान बताइए, यहाँ पर 19 का मान बताइए। इस तरह की चीजें जब पूछी जाती है तो आप जो है इसका मान भी बता देते हैं, लेकिन इसका मान नहीं बता पाते। इसका मान आप 2 बता देते हैं, लेकिन इसका मान फिर नहीं बता पाते। तो ये हो क्या रहा है कि 9 का वर्गमूल हम लोग निकाल लिए, लेकिन 17 का वर्गमूल नहीं निकाल पाए। 8 का घनमूल निकाल लिए, लेकिन 19 का घनमूल नहीं निकाल पाए। अर्थात जिसका मूल हम लोग नहीं निकाल पाते हैं वो मूल वर्गमूल हो सकता है, घनमूल हो सकता है, चौथा मूल, पांचवा मूल अर्थात एनवा मूल भी हो सकते हैं। अर्थात जिस संख्या का एनवा मूल पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, उसके एनवें मूल को ही करणी संख्या कहते हैं। आशा है अब करणी आप पहचान लेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। जिसका वर्गमूल, घनमूल अर्थात एनवा मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता, उसे करणी संख्या के नाम से जाना जाता है। तो हमें आशा है करणी की परिभाषा आप लोग दे सकते हैं कि जिस संख्या का एनवा मूल पूर्ण रूप से नहीं ज्ञात किया जा सकता करणी संख्या कहलाती है। थोड़ा इसकी परिभाषा पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो अब आप करणी पहचान सकते हैं। जैसे कोई पूछता है कि क्या ये करणी है, तो आपका जवाब होगा हाँ, क्योंकि 6 का 5वां मूल नहीं बताया जा सकता है। अब हमारा है करणी का मानक रूप क्या है। आइए करणी के मानक रूप को थोड़ा जाने। करणी का मानक रूप अर्थात स्टैंडर्ड रूप, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है करणी का? तो करणी का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है √a⁴n। आप इसमें देख रहे हैं 2 चीज है, एक a दिखाई दे रहा है और एक जो है आपको n दिखाई दे रहा है। तो a को हम बोलते हैं करणीगत संख्या, करणीगत संख्या, और n को करणी का घात बोलते हैं, करणी का घात। अर्थात करणी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, एक करणीगत संख्या और एक करणी का घात। और इसको पढ़ते हैं √a⁴n, या इसको जैसे यहाँ पर 2 यहाँ पर 5 है तो इसको बोलते हैं √5। 3 यहाँ 5 है तो √5, या बोल सकते हैं √5⁴। तो हमें आशा है कि ये दोनों पॉइंट आप समझ गए होंगे कि करणी क्या है, करणी का मानक रूप क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए करणी जो है 0 से हम लोग प्रारंभ किए हैं।
आपको फिर कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि और इसमें क्या होता है, क्या हमसे छूट गया है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इस सेशन को ध्यान से आप लोग देखिएगा और समझिएगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट हो गया कि करणी का मानक रूप के बाद से तीसरा पॉइंट है करणी का प्रकार। करणी का प्रकार, करणी कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए करणी जो है अलग अलग बेस पर इसके टाइप बताए जाते हैं। हमें कंपटीशन के हिसाब से देखना है कि करणी कितने प्रकार के होते हैं। तो बताइएगा, करणी 3 प्रकार की होती है। करणी 3 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है पूर्ण करणी, दूसरा है आपका मिश्र करणी और तीसरा आपका है समान करणी। कैसे इसकी पहचान करेंगे कि ये पूर्ण करणी है, मिश्र करणी है और समान करणी है? तो आइए देखते हैं। पूर्ण करणी का मैं उदाहरण लिख रहा हूं, √12, क्यूब रूट 16, फिफ्थ रूट 25। सर्वप्रथम ये हम देखते हैं कि ये करणी है या नहीं। तो 12 का दूसरा मूल नहीं ज्ञात किया जाए, 2 छुपा रहता है, इसको लिखा नहीं जाता है, आपको वर्गमूल में बताया गया था। ये 16 का घनमूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, 25 का 5वां मूल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, अर्थात ये करणी संख्या है। अब करणी संख्या है तो इसे पूर्ण करणी क्यों बोला गया? तो इसका कारण आप बताएंगे, इसका रीजन बताएंगे कि चूंकि इस करणी में का कोई भी अंक करणी से बाहर नहीं है, इसलिए ये पूर्ण करणी है। अर्थात जिस करणी का संपूर्ण संख्या रूट के भीतर रहता है, पूर्ण करणी के नाम से जानी जाती है। तो पूर्ण करणी अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग मिश्र करणी को समझे। 3√5, 2, क्यूब रूट 6, 5, 4th रूट 9। तो आप देखिए इस करणी में क्या खासियत है। इस करणी में एक जो है आगे पूर्णांक लगा हुआ है। तो जब किसी करणी के आगे कोई पूर्णांक भी लगा हुआ हो, अर्थात किसी पूर्णांक से मल्टीप्लिकेशन भी उसमें हुआ हो, तो ऐसी करणी को मिश्र करणी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक पूर्णांक इस करणी के साथ मिश्र हो गया है, मिक्स हो गया है, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्र करणी। तो आपसे कोई पूछे कि मिश्र करणी क्या है, तो आप डिफिनेशन कुछ इस तरह से देंगे कि वह करणी जिसमें कोई पूर्णांक से गुणा किया गया हो, मिश्र करणी कहलाती है। तो हमें आशा है ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, दिमाग में बैठ गया होगा। तो हम समान करणी को भी जान ले। जैसे देखिए यहाँ पर 5 क्यूब रूट 4, यहाँ पर 6 क्यूब रूट 4, यहाँ पर 9 क्यूब रूट 4। मैं लिखा हूं 3 करणियां यहाँ लिखी गई है। तीनों करणी आप देख सकते हैं मिश्र करणी है, लेकिन इस मिश्र करणी की खासियत है कि जो इसका करणी का हिस्सा है उसका पावर और करणीगत संख्या सेम है। पावर करणीगत संख्या सेम है। इस तरह से मैं कर दे रहा हूं, अर्थात जिन करणियों के घात और करणीगत संख्या बराबर होती है, समान करणी के नाम से जानी जाती है। तो आप करणी का प्रकार भी समझ लिए कि करणी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? तो पहला पूर्ण करणी, दूसरा मिश्र करणी, तीसरा समान करणी। पूर्ण करणी किसे कहते हैं? तो जिस करणी का संपूर्ण संख्या रूट के भीतर हो, ये पूर्ण करणी के नाम से जानी जाती है। मिश्र करणी जिस करणी में कोई पूर्णांक से गुणा हो या किसी भी नंबर से गुणा हुआ हो, उसे जो है मिश्र करणी के नाम से जानते हैं। जबकि समान करणी की खासियत है कि वह करणी जिसमें करणी का घात और करणीगत संख्या दोनों जो है समान होते हैं, तो समान करणी के नाम से जाना जाता है। तो हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट है, इस सेशन का 7वां पॉइंट लगभग ये है कि पूर्ण करणी को मिश्र करणी में बदलना। अर्थात किसी पूर्ण करणी को हम मिश्र करणी में कैसे चेंज करेंगे। अभी अभी आप करणियों के प्रकार पढ़े, तो एक दूसरे से इसका रिलेशन बनाया जा रहा है
कि पूर्ण करणी को मिश्र करणी में कैसे बदलेंगे। जैसे मैं एक पूर्ण करणी ले रहा हूं यहाँ पे, पूर्ण करणी ये है क्यूब रूट 72। तो आप देख सकते हैं कि ये पूर्ण करणी है क्योंकि इसकी सारी संख्याएं जो है रूट के भीतर है, कोई भी संख्या रूट से बाहर नहीं है। तो अगर इसे आपको मिश्र करणी में चेंज करना है तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करना आपको सिखाए थे कि कोई भी चीज अगर 2 से डिविजिबल है तो 2 लिखते ही वो हाफ हो जाती है, आधी। तो 2 36, 2 18, 2 9 और 3 3 9। अब हम देखते हैं कि इसमें करणी का पावर क्या लगा हुआ है, 3। ये 3 यह बता रहा है कि कोई भी डिजिट अंदर 3 बार होगा, कोई भी संख्या अंदर 3 बार होगी तो एक हम बाहर कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कि एक 2 बाहर हो रहा है, बाहर हो गया, लेकिन ये 3 बार नहीं, ये 2 बार है, इसलिए अंदर ही पड़ी रहेगी। 3 3 9। आप देख सकते हैं ये मिश्र करणी में चेंज हो चुका है। अब आप इसे मिश्र करणी कर सकते हैं। तो क्या करना है, पूर्ण करणी को मिश्र करणी बदलने के लिए हमें करणीगत संख्या का फैक्टराइजेशन करना है, गुणनखंड करना है, और जितना इसमें पावर लगा है उतने का जोड़ा लगा कर संख्या को बाहर निकालनी है, बाकी संख्या को उसी में छोड़ देना है। इस प्रकार पूर्ण करणी मिश्र करणी में चेंज हो जाती है। अब इसका अपोजिट हम सीखेंगे 8वां पॉइंट में कि मिश्र करणी को पूर्ण करणी में बदलना। हम जो है मिश्र करणी को पूर्ण करणी में कैसे बदलेंगे ये हम लोग इसमें जानेंगे। तो चलिए एक मिश्र करणी का उदाहरण मैं ले रहा हूं, मिश्र करणी। तो चलिए कोई नया करणी नहीं ले रहा हूं, मैं इसी को ले रहा हूं 2 क्यूब रूट 9, ताकि आपको पूरा विश्वास भी हो जाए कि वास्तव में ये चेंज होता है, सही हो रहा है। तो ये बताइए मिश्र करणी है, इसको पूर्ण करणी में बदलने पर इतना आना चाहिए, तो कैसे आएगा देखिए। सबसे पहले हम करणी संख्या को उठा लेंगे, इस जो आगे लगा हुआ पूर्णांक है उसको हटा देंगे। अब इस 2 को क्या करना है, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाकर अंदर लिख देना है 2। जो भी बाहर से अंक भीतर ले जाएंगे उस पर पावर हम उतना ही लगाएंगे जितना करणी का घात हो। यहाँ पर करणी का घात 3 दिख रहा है तो हम 3 लगाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि ये हो गया 8, अर्थात क्यूब रूट 8 9 72। आप देख सकते हैं हमारा यह फिर जो है पूर्ण करणी बन चुका है, पूर्ण करणी के रूप में आ चुका है। तो मैं आशा है ये नियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई ये मिश्र करणी को पूर्ण करणी में कैसे बदलते हैं। तो देखिए मैं प्रत्येक दिन आप लोगों से कह चुका हूं कि थोड़े थोड़े करके हम लोगों को पढ़ना है कुछ ही दिनों तक, ताकि ये बेस हमारा मजबूत हो सके। हम जो है ऐसा न महसूस करें कि हमें कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए थोड़े थोड़े करके हम लोग पढ़ेंगे, और जब हम कुछ पावरफुल हो जाएंगे तो हम लोग अपना स्पीड को बढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज का सेशन मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आप लोग करणी और घातांक के नियम जान लिए। अब हम इस पर टाइप ऑफ क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं और कैसे इसको सॉल्व हम लोग आसानी से कम समय में करते हैं। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।